हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 14 पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इस पार्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले दे रखा है कि सर्वप्रथम पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए पी ओल्डम ने, ऑप्शन बी रीटर ने, ऑप्शन सी एजी टेंसले ने, ऑप्शन डी चार्ल्स एल्टन ने। तो यहाँ पर पारितंत्र शब्द किसने दिया इस बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा एजी टेंसले, या इसे कहते हैं ऑर्थर टेंसले। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन ने, ऑप्शन बी यूजीन पी ओडम ने, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था अर्नेस्ट हैकल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जीपीपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन बी नेट प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन सी सकल द्वितीय उत्पादकता, ऑप्शन डी नेट द्वितीय उत्पादकता। तो जीपीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10% का नियम किसने दिया, या इसे दक्षांश का नियम भी कहते हैं। कहीं दीजिए 10 अंश यानी कि 10% का नियम। तो दक्षांश का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए रेमंड लॉरेल लिंडमैन ने, ऑप्शन बी यूजीन पी ओडम ने, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन ने, ऑप्शन डी एजी टेंसले ने। तो देखिए 10% का जो नियम दिया ये दिया रेमंड लॉरेल लिंडमैन, लेकिन कुछ किताबों में और कुछ गाइड में इसका जो नाम है वो वैज्ञानिक लिंडामेन या लिंडेलमैन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग नाम हो सकता है, सही नाम यही है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी अर्थात इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो ऑप्शन ए दे रखा है वैज्ञानिक हल्ट, ऑप्शन बी दे रखा है वैज्ञानिक रीटर, ऑप्शन सी दे रखा है वैज्ञानिक एल्टन, ऑप्शन डी दे रखा है वैज्ञानिक ओडम। तो पारिस्थितिक स्तूप इकोलॉजिकल पिरामिड जो इस प्रकार के पिरामिड होते हैं जिनमें सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले आएगा उत्पादक, उत्पादक के बाद फिर आता है उसका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अंत में आएगा अपघटक। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो कहलाती है पारिस्थितिक स्तूप। इसके बारे में किसने बताया। तो यहाँ पर पारिस्थितिक स्तूप के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दे रखा है जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर बराबर एनपीपी में आर क्या दर्शाता है। तो देखिए सकल प्राथमिक उत्पादकता में से जब श्वसन क्रिया अर्थात श्वसन में होने वाली ऊर्जा की जो हानि है वो निकल जाएगी तो एनपीपी अर्थात नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचेगा। तो यहाँ पर आर का मतलब पूछा है उसने। तो ऑप्शन ए विकिरण ऊर्जा, ऑप्शन बी मंदन कारक, ऑप्शन सी पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन डी श्वसन हानि। तो आंसर हो जाएगा श्वसन हानि। ये क्या होगा, आर का मतलब होगा श्वसन हानि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पारिस्थितिक पिरामिड उल्टा होता है। ऑप्शन ए घास भूमि का संख्या पिरामिड, ऑप्शन बी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन सी वन का जैवभार पिरामिड, ऑप्शन डी समुद्र का जैवभार पिरामिड। तो देखिए समुद्र का जैवभार पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें क्या होगा
उत्पादक के रूप में पादप प्लवक होंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता जंतु प्लवक होंगे। फिर द्वितीय उपभोक्ता छोटी मछलियाँ होंगी। फिर तृतीय उपभोक्ता उससे बड़ी मछलियाँ होंगी। और अंतिम उपभोक्ता उसके बाद उनसे और बड़ी मछलियाँ, और लास्ट में अपघटक आ जाएगा। तो समुद्र का जीवभार पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। अगला प्रश्न है, स्पर्धा या स्पर्धी अपवर्जन का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए मैकआर्थर, ऑप्शन बी जी एफ गॉस, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्धा अपवर्जन का नियम दिया था वैज्ञानिक जी एफ गॉस। इन्होंने बताया था कि जब एक समान आवश्यकता हो, तो जब दो अलग अलग निकटतम जातियां जिनका संसाधन और उनकी आवश्यकता एक समान हो, तो वो ज़्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, उनमें प्रतिस्पर्धा होता है एक ही संसाधन को लेकर। तो दुर्लभ जाति उसमें नष्ट हो जाएगी, प्रबल जाति उसमें जीवित रह पाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पारितंत्र में अधिकतम जीवभार होगा? ऑप्शन ए झील पारितंत्र, ऑप्शन बी तालाब पारितंत्र, ऑप्शन सी घास स्थल पारितंत्र, ऑप्शन डी वन पारितंत्र। तो किस पारितंत्र में अधिकतम जीवभार होगा? तो देखिए, अंतिम रूप से जो भी पारितंत्र विकसित होता है वो होता है वन पारितंत्र। तो सबसे विकसित पारितंत्र जिसमें लास्ट में सबसे ज्यादा जीवभार बनता है तो वो होता है वन पारितंत्र। अगर यहाँ पर जीवभार की दृष्टि से अगर समुद्र दिया होता, तो समुद्र एक विशाल पारितंत्र होता है, तो फिर उसका जीवभार सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? वन पारितंत्र। तो वन पारितंत्र के अनुसार ये सबसे ज्यादा जीवभार वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पारिस्थितिकी स्तूप हमेशा सीधा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी संख्या का, ऑप्शन सी जीवभार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका पारिस्थितिक अर्थात इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा सीधा प्राप्त होता है? तो ऊर्जा के पारिस्थितिक स्तूप हमेशा सीधे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नग्न चट्टान पर अग्रगामी होता है, यानी कि सबसे पहले पहुंचने वाला जो पौधा होगा वो कौन सा होगा? लीवर बर्ड, ऑप्शन बी मॉस, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी हरित शैवाल। तो यहाँ पर हो जाएगा हरित शैवाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक रेखीय, एक दिशीय, अनुत्क्रमणीय, तीनों का एक ही मतलब है कि एक पोषक स्तर से और दूसरे पोषक स्तर में होगा। तो ये क्या है? एक दिशीय, एक रेखीय और अनुत्क्रमण, यानी वापस से ये नहीं जाता बल्कि एक ही दिशा में होगा, इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो ये चारों सही ऑप्शन है, तीनों सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी, तो देखिए ये हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक, उत्पादक है, उपभोक्ता, अपघटक है, तीनों ही है। तो ये जाएगा उपरोक्त सभी, डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी शर्करा, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत ये हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा किसके द्वारा प्रवेश करती है, यानी ऊर्जा कहाँ से पहुंचती है? ऑप्शन ए शाकाहारी के द्वारा, ऑप्शन बी मांसाहारी के द्वारा, ऑप्शन सी उत्पादक के द्वारा, ऑप्शन डी अपघटक के द्वारा। तो ये पहुंचती है उत्पादक, यानी हरे पेड़ पौधों स्वपोषी के द्वारा, उत्पादक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
हरे पौधे निम्न में से किसका निर्माण करते हैं? प्रथम पोषक स्तर का, ऑप्शन बी द्वितीय पोषक स्तर का, ऑप्शन सी तृतीय पोषक स्तर का, ऑप्शन डी संपूर्ण आहार श्रृंखला का। तो हरे पौधे जो होते हैं वो करते हैं प्रथम पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं सबसे पहले उपभोग करने वाले वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछा है। ऑप्शन ए पौधे तथा जंतु, ऑप्शन बी खरपतवार तथा जंतु, ऑप्शन सी मेंढक तथा मानव, ऑप्शन डी जैविक तथा जैविक। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक। अगला क्वेश्चन है, समष्टि के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी इकोटोन। तो समष्टि के समूह को कहते हैं समुदाय। क्या कहते हैं? समुदाय। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, समुदाय। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति का क्रमिक विकास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोटोन, ऑप्शन बी इकोसिस्टम, ऑप्शन सी अनुक्रमण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाएगा वनस्पति का क्रमिक विकास, इसे कहते हैं अनुक्रमण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न पादप समुदायों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अनुक्रमण, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो अलग अलग पादप समुदाय के बीच का क्षेत्र तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किसी समुदाय में उसकी प्रत्येक जाति या जीव की भूमिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी समुच्चय, ऑप्शन सी व्यष्टि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी समुदाय में उसकी प्रत्येक जाति या प्रत्येक जीव की भूमिका को निषेध कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कितने प्रतिशत होती है? पृथ्वी पर जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आ रही है उनमें से कितना प्रतिशत सूर्य का जो प्रकाश की किरण है उसमें से कितना प्रतिशत सक्रिय विकिरण ऐसा होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में काम आता है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 0%। तो यहाँ पर 50% ऐसा सूर्य का प्रकाश होता है या सूर्य के प्रकाश का 50% भाग ही ऐसा होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इस 50% में से भी इस 50% भाग में से भी जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है या प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल 2 से 10% भाग ही काम आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खनिज चक्र या औषधि चक्र नहीं है, नहीं पूछा है उसने, ठीक है। तो नहीं है, नहीं क्या है देखो, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑप्शन बी सल्फर चक्र, ऑप्शन सी कैल्शियम चक्र, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र। तो निम्न में से खनिज चक्र ऐसा चक्र नहीं है। फास्फोरस चक्र ये तो खनिज चक्र होता है, ये भी खनिज चक्र है, ये भी खनिज चक्र है। तो नाइट्रोजन चक्र खनिज चक्र नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से गैसीय चक्र नहीं है, नहीं पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है, नाइट्रोजन चक्र भी है, सल्फर ये नहीं है, और ऑक्सीजन चक्र ये गैसीय चक्र है। तो आंसर हो जाएगा सल्फर चक्र। सल्फर क्या होता है? एक प्रकार का खनिज चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक झील में द्वितीय पोषी स्तर कर द्वितीय पोषी स्तर क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है पादप प्लवक, ऑप्शन बी जंतु प्लवक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मेंढक। तो पादप प्लवक क्या होते हैं? किसी भी जलीय तंत्र में ये कहलाते हैं वहाँ कर प्रथम पोषी स्तर T1। फिर ये हो जाएगा उसका जंतु प्लवक, जंतु जो छोटे छोटे पौधे खाएंगे वो कहलाएंगे द्वितीय पोषी स्तर T2।
तो आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय पोषक स्तर कौन बनाएगा? जंतु प्लवक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीय उत्पादक कौन है? तो देखिए, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, को लास्ट में आता है अपघटक। तो इस हिसाब से इसने पूछा है द्वितीय उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए हरे पौधे, नहीं ये तो उत्पादक होंगे, वो भी केवल उत्पादक। ऑप्शन बी दे रखा शाकाहारी जंतु, ये तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सर्वाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु ये तो तृतीय उपभोक्ता होंगे, और इनमें से कोई नहीं, तो फिर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं उत्पादक? स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन बी परपोषी होते हैं, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो उत्पादक जो होते हैं वो होते हैं स्वपोषी, यानी हरे पेड़ पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित पाया जाता है वो होते हैं स्वपोषी। अगला है, तालाब इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है या कैसा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी अनियमित। तो ये प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा? तालाब इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा प्राप्त होगा? ये प्राप्त होता है रेखीय, उल्टा, सीधा या अनियमित। तो तालाब इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होगा भाई सीधा, क्योंकि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। और फाइनल क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है? ए घास स्तर का ऊर्जा पिरामिड, बी घास स्तर का जीवभार पिरामिड, ऑप्शन सी जलीय तंत्र का संख्या पिरामिड, ऑप्शन डी जलीय तंत्र का जीवभार पिरामिड। तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड किसका होगा? तो जलीय तंत्र का जीवभार पिरामिड, ये जो होगा ये उल्टा होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।